आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर मेरठ। आपको बता दें कि 1857 की बगावत या पहली जंग आजादी की इब्तिदा मेरठ शहर से हुई। ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है मेरठ शहर का गंगा जमनी एकता का प्रतीक। मशहूर नौचंदी मेले में हुआ ऑल इंडिया मुशायरे का शानदार वीडियो। मेरठ की तारीख का अब तक का ये सबसे बड़ा मुशायरा था, जिसे सुनने के लिए हजारों लोग तशरीफ लाए थे। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा किया समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश सचिव, नेक दिल, अदब नवाज शख्सियत जनाब सरवत चौधरी साहब ने। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में दूसरा अहम रोल रहा मुशायरा कमेटी अध्यक्ष, नेक दिल खूबसूरत इंसान जनाब हाजी मोहम्मद शाहिद अब्बासी साहब का, जो मेरठ में नेता समाजवादी पार्टी पार्षद दल है और इसके अलावा सदस्य संयुक्त समिति मेला नौचंदी भी हैं। इससे पहले कि आप मुशायरे का वीडियो देखें, 40 सेकंड में मुशायरे के कन्वीनर सरवत चौधरी साहब की बात सुन लीजिए। मैं सरवत चौधरी, जो अभी 25 तारीख को ये एक मुशायरा हुआ है मेरठ के अंदर नौचंदी के पटेल मंडप में, ये एक अजीम शान मुशायरा हुआ है जो कि मेरठ की तारीख में सबसे बेहतरीन मुशायरा हुआ है। मेरी कौम ने, मेरे हिंदू मुसलमान सभी भाइयों ने इसमें भरपूर मेरा योगदान किया है, हिस्सा लिया है। मेरे मेरठ के मेयर हरिकांत अहलूवालिया जी पहली बार इस मुशायरे में तशरीफ़ लाए, उसकी क्षमा रोशन करने के लिए वो लोग आए। हमारे मंत्री शाहिद मंजूर साहब आए, हमारे मुख्य अतिथि जिन्हें बनाया था इकबाल महमूद साहब जो प्रदेश के मंत्री हैं वो आए, और नवाज भाई आए, बड़े बड़े लोग आए। मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी कौम का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मुशायरे को मेरे एक तारीख़ी मुशायरा बनाया। भारी होने का खतरा हो जाता है, लेकिन फिर भी आप खड़े हैं, ये आपका जज्बा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। हमारे देश में एक बाबा हैं शाहिद भाई, दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करने वाला शख्स आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना जय ना बोलने वालों की गर्दनें काट दी जाती हैं। मैं तो बड़ा मासूम सा शायर हूं, मैं उनसे ज्यादा कुछ क्या कहता। मैंने तो बड़ी मासूमियत भरे 4 मिसरे बतौर सवाल उनके सामने उछाले। यहाँ जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनकी भी दुआएं मिलें। ये मेरठ है, मैं जानता हूं, यहाँ से उठी हुई आवाज, यहाँ से उठी हुई चिंगारी पूरे हिंदुस्तान में एक असर रखती है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। सवाल उछाल रहा हूं। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। अगला मिसरा सच्चा हो तो अब तक की सबसे बड़ी ताली चाहता हूं, और चाहता हूं कि हरिद्वार तक जाएं मेरे ये मिसरे आपकी दुआओं के साथ। मैं पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किस
दोस्तों ये हैं आपके दिलों की धड़कन, मुशायरे की दुनिया के सुपरस्टार जनाब इमरान प्रतापगढ़ी। हाल ही में इन्हें यूपी की अखिलेश सरकार ने यूपी सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यश भारती अवार्ड 2016 से नवाजा। दोस्तों आज से लगभग 6 या 7 साल पहले जब मैंने एक मुशायरे में राहत इंदौरी साहब से बात की कि सर आज तो आपने मुशायरा लूट लिया, तो उन्होंने हंसकर कहा कि हर रात ऐसा ही होता है। अगर आज के जमाने में यह बात इमरान प्रतापगढ़ी के लिए कही जाए कि हर मुशायरे में वो अपने चाहने वालों का दिल जीतते हैं, मुशायरे लूट लेते हैं, तो गलत नहीं होगी। जी हां, मेरठ के इस मुशायरे में उन्होंने अपने चाहने वालों का दिल जीत लिया। इस वीडियो की शुरुआत में आप देख चुके हैं कि किस तरह से बाबा रामदेव पर उन्होंने तंज कसा, और हम आपको बता दें कि इस मुशायरे में उन्होंने पीएम मोदी पर नए सिरे से वार किए। तो देखिए किस तरह से उन्होंने हंगामा मचाया है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके हुजूरे वाला येला टॉक, जी हां येला टॉक ऐप डाउनलोड करके आप हमारे सभी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब सुनते हैं आपके अपने महबूब शायर जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब को। आइए अब मैं उससे आवाज देने जा रहा हूँ। दुनिया में जितने लोग भी मुकद्दर और किस्मत को नहीं मानते थे, वो इमरान को देख करके मुकद्दर और किस्मत के कायल हो गए। इमरान प्रतापगढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है पूरी तरह? थोड़ा सा वॉल्यूम अगर बढ़ सके तो बढ़ा दें। मेरा ख्याल है कि 3 या 4 साल बाद नौचंदी के 4 साल बाद वापसी हुई है फिर से। शाहिद मंजूर साहब का बहुत शुक्रिया, सरवत साहब का बहुत शुक्रिया, और मेरे बहुत प्यारे दोस्त नवाजिश का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हुक्म दिया कि मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। बहुत खूबसूरत ये मुशायरा चल रहा है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जिस गर्मी में आप रुमाल से पंखा झल के सुन रहे हैं, मैं उस मोहब्बत को सलाम करता हूँ, और अल्लाह ये जज्बा आपका बचाए रखे। मैं थोड़ा सा हवा में हूँ, लेकिन बिल्कुल इंशाल्लाह आप जैसा हो जाऊंगा थोड़ी देर में अगर आप मोहब्बत देंगे तो। 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। नाम सुब्रमण्यम स्वामी, काम देश के आम हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की बातें करना। बेटी का नाम सुभाषिनी, दामाद का नाम नदीम हैदर। मेरे मिसरे सुनिएगा और सच्चे लगे तो दुआएं दीजिएगा। पढ़ता हूं साहब कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो, अकबर मिसरों को, अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों का नाम बदल डालो, अपने दामादों का नाम बदल डालो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। थोड़ा सा आपका और जोश चाहिए। पीछे तक जो दोस्त है उनसे गुजारिश करता हूँ थोड़ी सी आपकी और शिरकत हो। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ताजा ताजा नया नया आपको सुनाऊं। पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ। शाहिद भाई बहुत मुबारकबाद। जितने लोग आज स्टेज पर हैं उतना तो हिंदुस्तान के कुछ मुशायरों में सुनने वाले नहीं होते हैं सामने। ये कमाल है आज के इस मुशायरे का साहब। अपने सभी प्यादों का नाम बदल डालो, तारीख
दामादों का नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों का नाम बदल डालो। अपने दामादों का नाम बदल डालो। 836 से ज्यादा सीट्स, 650 से ज्यादा पे जमानत जब्त, फिर भी ये कहा जा रहा है कि देश उनके जैसा होता जा रहा है। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। पढ़ता हूं साहब। अपने दामादों का नाम बदल डालो कि तेरा वहम है बाजी मार गया है तू। तेरा वहम है बाजी मार गया है तू। कच्चे घड़े पर दरिया पार गया है तू। कच्चे घड़े पर दरिया पार गया है तू। तेरा वहम है बाजी मार गया है तू। असम की जीत पे इतना उछलने वाले सुन, फिर मुहर लगाना मेरी बात पे अगर सच्ची हो तो। असम की जीत पे इतना उछलने वाले सुन, बाकी हर सूबे में हार गया है तू। बाकी हर सूबे में हार गया है तू। बाकी हर सूबे में हार गया है तू। इसी बीच एक बहुत बड़ी शख्सियत को याद करते हुए 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए। भारत मां की आंख के तारे कहां गए। आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। विजय माल्या बुला रहा है बाबा को, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। आखिरी 4 मिसरे सिलसिले का पढ़ता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इसी तरह सुनेंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। यह बात मैं 4 साल पहले कह के गया था और उम्मीद है कि अगले 2 साल बाद जब मुशायरे में आऊंगा तो फिर यही बात कहूंगा। 4 मिसरे पढ़ता हूं। एक जुमला उछाला जाता है शाहिद भाई देश में कि नाम बदलो, धरोहरों के नाम बदलो। पिछले दिनों किसी ने सोशल मीडिया पे एक कमेंट अपडेट किया कि पगलिया सल्तनत मुगलिया सल्तनत के सारे धरोहरों के नाम बदलने पर आमादा है। क्या दिया है मुगलों ने? मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जो राजस्व प्राप्त होता है, यानी कि टिकट की बिक्री के बाद जो पैसे पाए जाते हैं, उसमें सालाना सबसे ज्यादा ताजमहल से 40.3 करोड़ रुपए एक साल में आते हैं। कुतुब मीनार से 12 कुछ करोड़ रुपए आते हैं। आगरे के किले से 20.7 करोड़ रुपए हर साल आते हैं। और आप कहते हैं हुमायूं मकबरे से 19 कुछ करोड़ रुपए आते हैं। और आप कहते हैं कि मुगलिया सल्तनत ने, यानी कि उन सुल्तानों ने इस हिंदुस्तान को दिया क्या? ये जो नाम बदलने का सिलसिला शुरू हुआ है, कहां तक पहुंचेगा? मैं अंदाजा लगाते हुए 4 आखिरी मिसरे सिलसिले के पढ़ता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह अपने पुराने तेवर में आने की कोशिश करता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, पढ़ता हूं साहब, सुनिएगा कि ठेंगे पर ये जनगण मन रख डालेंगे। शाहिद भाई एक नया प्रयोग करता हूं, अगर लग जाए तो आप सबकी भी दुआएं, डाइस पे बैठे लोगों की भी दुआएं मिलें कि ठेंगे पर ये जनगण मन रख डालेंगे, अपने कारिंदों का मन रख डालेंगे।
अपने कारिंदों का मन रख डालेंगे। ताजमहल का नाम बदल करके एक दिन, अब प्रयोग नया लगे तो पीछे तक एक हाथ उठ जाए। ताजमहल का नाम बदल करके एक दिन स्मृति ईरानी भवन रख डालेंगे। स्मृति ईरानी भवन रख डालेंगे। ठेंगे पर ये जनगण मन रख डालेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। ये जो बीच में मेरे दोस्त खड़े हैं, मैं इनके जज्बे को और सलाम करता हूं। मेरा ख्याल है कि पिछले 5 घंटे से आप जिस शिद्दत से खड़े हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके पैरों में और जान दे। इतना खड़े रहने पे तो पांव भारी होने का खतरा हो जाता है, लेकिन फिर भी आप खड़े हैं, ये आपका जज्बा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। हमारे देश में एक बाबा हैं, शाहिद भाई, दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करने वाला शख्स आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं, वरना जय ना बोलने वालों की गर्दनें काट दी जाती हैं। मैं तो बड़ा मासूम सा शायर हूं, मैं उनसे ज्यादा कुछ क्या कहता। मैंने तो बड़ी मासूमियत भरे 4 मिसरे बतौर सवाल उनके सामने उछाले। यहाँ जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनकी भी दुआएं मिलें। ये मेरठ है, मैं जानता हूं, यहाँ से उठी हुई आवाज, यहाँ से उठी हुई चिंगारी पूरे हिंदुस्तान में एक असर रखती है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। सवाल उछाल रहा हूं। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। अगला मिसरा सच्चा हो तो अब तक की सबसे बड़ी ताली चाहता हूं, और चाहता हूं कि हरिद्वार तक जाएं मेरे ये मिसरे आपकी दुआओं के साथ। मैं पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। क्या दोबारा पढ़ूं। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। और तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। ये कौन ठेकेदार निकल आए हैं जो ये तय करेंगे कि हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है। नहीं, हम उन्हें ये तय करने की इजाजत नहीं देंगे। हमने जितनी कुर्बानियां दी हैं अपने तमाम शहीदों को याद करते हुए, इमरान ये मिसरे पढ़ता है, इमरान का ईमान जो कहता है उसे 4 मिसरों में पिरोता है और आपसे दुआएं मांगता है कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके कभी
आजाद बोलेंगे, भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई, शौक से बोलो। अब मेरा ईमान जो कहता है, अगर वही आपका भी ईमान कहता है तो बताइएगा मुझे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई, शौक से बोलो, मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है। ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है। तुम्हारा कुछ नहीं जो भी हमारा ही हमारा है। तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है। वही वो लोग जो कातिल रहे हेमंत जी के यहाँ, उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूते हैं। अच्छा लगता है कि वह हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। वो अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर के कैमरे के सामने मेरी बात नोट रखिएगा, कैमरे के सामने मां को याद करके रोते हैं। अच्छा लगता है कि वह हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में मां आती है तो मां को व्हील चेयर पर घुमाते हुए उनकी नजरें मां के ममतामयी आंचल की तरफ कम, कैमरे की तरफ ज्यादा रहती है। लेकिन कभी कभी मन करता है कि उनसे कहा जाए कि आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, हिंदुस्तान में माएं और भी हैं। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे, अगर सच्चे लगे और मेरे तेवर के लगे तो मुझे सुन के बताइएगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूं, अनवर भाई ने भी जिक्र किया, अल्ताफ ने भी दुआएं दी, बहुत शुक्रिया इन बड़े बुजुर्गों का। मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूं साहब, बचपन से सुनता आ रहा हूं कि यार अवार्ड जो हैं वो या तो दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं या हुकूमतों की तारीफ करने से मिलते हैं। पहली बार जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मुझे लगा कि आवाम का दर्द गाने वाले इंसान को भी हुकूमत अवार्ड दे सकती है। इस चीज के लिए खास तौर पे उनका शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने उस आवाज को पहचाना और उस आवाज को और मजबूत किया है। शाहिद भाई का बहुत शुक्रिया, जिनकी दुआएं मुसलसल मिलती रहती हैं, जिनकी वजह से हम जैसे तमाम शायरों की आवाजें हुकूमत तक पहुंच पाती हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे साहब। कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। उलेमाओं का डेलीगेशन बुला करके साहब कहते हैं कि रात के 12 बजे अगर आपको जरूरत हो तो मेरे दरवाजे खुले हैं प्रधानमंत्री आवास के। उलेमा निकल के आते हैं। दूसरे दिन दोपहर 12 बजे बिहार से गिरिराज जी कहते हैं कि मैंने एक ट्रेवल एजेंसी खोली है और ये पाकिस्तान का टिकट है और निकल लीजिए। इधर से साक्षी महाराज कहते हैं मेरी ट्रेवल एजेंसी से निकल लीजिए। हद तो हद बड़ी बुरी बुरी शक्लों वाले कुछ चेहरे और कहते हैं कि निकल लीजिए। तब मुझे मेरे दोस्त मैशर अफरीदी का एक शेर याद आता है। वो कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मैं मिसरे पढ़ता
नजर आता है उन्हें, लेकिन रात के 12 बजे दरवाजे खुले होने का दावा करने वाला इंसान दिल्ली से 38 किलोमीटर दूर कुछ नहीं देखता, लाश नहीं देखता, खून नहीं देखता। तब इमरान पढ़ता ये मिसरे कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। मुकर्रर कर दो, मुकर्रर दोबारा पढ़ दूं तो फिर दोबारा जैसी आवाजें आनी चाहिए ना। मैं देखिए, मैं आपकी कश्मकश समझ सकता हूं, आपकी थकन समझ सकता हूं, लेकिन ये मेरठ है, मैंने सुन रखा है। और अक्सर शाहिद भाई के यहाँ बैठे रहते हैं तो जब मेरठ वाले पहुंचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक अलग टोन होती है, एक अलग लहजा होता है, और वो बात बात में कहते हैं कि मेरठ है साहब, यहाँ फजर की अजान तक कोई थकता वक्ता नहीं है, लगातार एनर्जी रहती है, जोश रहता है। तो मुझे वो जोश दिखाई देना चाहिए आप सारे लोगों का, ऐसा ना लगे मुझे कि आप थक गए। आप थकेंगे तो इमरान कमजोर पड़ेगा। मैं पढ़ता हूं साहब, एक बार ताली बजा के मुझे हुक्म दें कि मैं दोबारा पढ़ूं ये मिसरे कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। था शहंशाह को गुरूर बहुत, था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, अब मेरा साथ देना, अब तक कोई शिकायत नहीं थी, अब कमजोर पड़ेंगे तो मैं कमजोर पड़ूंगा। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। 5-6 सूबों के रिजल्ट आए हैं। बिहार का पहले आ गया, 4-5 बाद में आए। बिहार का रिजल्ट आया तो 4 मिसरे हुए। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां पढ़ दूं, बड़े मजे के मिसरे हैं, बहुत सारे दोस्तों ने नहीं सुना होगा। मैं वो 4 मिसरे पढ़ देता हूं। पूरे उत्तर प्रदेश को बिहार जीतने की मुबारकबाद देता हूं। अगर बिहार सेकुलर ताकतें न जीती होती तो जो पिछली दिवाली थी वो पटाखों से नहीं बल्कि हमारे आपके जलते हुए घरों से मनती है। बहुत बड़ा सच है साहब। उस सच को मद्देनजर रखते हुए इमरान 4 मिसरे पढ़ता है। जो सिंबल गढ़े गए, जो प्रतीक बनाए उन्होंने, मैं उन प्रतीकों के माध्यम से 4 मिसरे पढ़ता हूं कि दूध ने चाय को हरा डाला,
इधर के भी लोग थोड़ा सा आप सबके भी शिरकत हो, जो पीछे कुर्सियों पर बैठे हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं शिरकत हो आप सबकी। मुझे देखना है कि इधर वाले ज्यादा दाद देते हैं, इधर वाले, दोनों में कंपटीशन शुरू से चल रहा है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि एक साथ सारे लोग दाद दें। दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। 3 दिन पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से एनसीईआरटी को, सीबीएसई बोर्ड को, सारे बोर्डों को यह नोटिस जारी हुआ है कि जब मतलब योग दिवस मनाया जाए तो ओम बोलना जरूरी किया जाए। हिंदुस्तान एक बहुत धर्मनिरपेक्ष सा देश है, यहां सबको अपने मजहब को मानने की आजादी है, लेकिन एक तरफ से नफरतों को थोपने की कोशिशें चल रही हैं। योग दिवस मनवाया गया साहब, उन्हीं बाबा जी ने चीन की चटाइयां बेची जानी थी, इसलिए योग दिवस का नाटक किया गया, योग दिवस मनवाया गया, हम पर भी थोपा जा रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, शबरात बीत चुकी है, बस थोड़े दिन बचे हैं उसकी आमद के। इमरान मिसरे पढ़ता है साहब कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, रब की तस्वीर पढ़ के देख कभी, मेरा ईमान मेरा यकीन बोल रहा है इन मिसरों में, रब की तस्वीर पढ़ के देख कभी, योग का नाम भूल जाएगा, पीछे तक योग का नाम भूल जाएगा, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, रब की तस्वीर पढ़ के देख कभी, योग का नाम भूल जाएगा, बस तरावीह पढ़ के देख कभी। चाय पानी आ गई है, मैं गुजारिश करूंगा कि चाय और पानी का सिलसिला बंद किया जाए। हालांकि आज के दौर में चाय वालों को कुछ बोलते हुए बड़ा डर लगता है, कब कौन चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा भी नहीं है साहब, इसलिए बड़ा एहतियात बरतना पड़ता है। लेकिन ये सब सिलसिला भी चलता रहेगा। इनकी मोहब्बतों को सलाम। बहुत खूबसूरत सा मुशायरा चल रहा है, इतना खचाखच भरा हुआ ऑडिटोरियम हिंदुस्तान के बहुत कम मुशायरों में नजर आता है। अवाम तो अवाम, पुलिस वाले तक खड़े होकर के मुशायरा सुन रहे हैं। ये कमाल है मेरठ का साहब के जिनका शायरी से कोई वास्ता नहीं, आप उन्हें भी पूरी रात अल्हम्दुलिल्लाह अदब और साहित्य के दायरे में ला करके शायरी सुनवाते हैं। पुलिस वालों को सलाम करता हूं, बेचारे बड़े अच्छे लोग होते हैं। वो पिछले दिनों मौकाए वारदात से एक इंस्पेक्टर साहब ने एसपी साहब को फोन किया, बोले साहब बहुत बड़ी घटना घट गई। एसपी साहब ने क्या हुआ? बोले साहब एक औरत ने अपने शौहर को गोली मार दी। बोले ऐसा कैसे हो गया, कैसे गोली मार दी? बोले साहब वो पोंछा लगा रही थी फर्श पर, शौहर जो है वो जूते पहन के पोंछे पे चढ़ गया, बीवी को गुस्सा आ गया, उसने गोली मार दी। तो एसपी साहब ने कहा कि आपने उस पागल औरत को गिरफ्तार किया या नहीं किया? तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि साहब अभी पोंछा सूखा नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो ऐसी दिक्कतें पुलिस
पुलिस वालों के साथ आती रहती हैं, लेकिन उनकी मोहब्बतों को भी सलाम करता हूं। वो मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी को सलाम। पुलिस के बारे में चाहे जितनी बातें कर लीजिए, लेकिन जब आपकी नजरें शहीद हेमंत करकरे की तरफ, शहीद जियाउल हक की तरफ, शहीद तंजील अहमद की तरफ जाएंगी तो वर्दी के लिए अपने आप दिल में एक एहतराम आ जाएगा। मैं उस जज्बे को सलाम करते हुए 4 मिसरे और पढ़ता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। नए नए ठेकेदार निकल आए शाहिद भाई, जो ये तय कर रहे हैं कि क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, और हद तो हद यह है कि वो ये तय कर रहे हैं कि कितने करने हैं। अब ये मेरठ है साहब, आप पर तो आप खुद पाबंदी नहीं लगा पाते, कोई बोल के कैसे पाबंदी लगवा सकता है साहब। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं जो ये तय करने पे आ गए हैं कि आप इतने करो, उतने करो। मैं पढ़ता हूं, उनकी सच्चाइयों से आपको रूबरू कराता हूं कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। खुली छूट, आपको कोई बांध भी नहीं सकता साहब। तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। तीसरा मिसरा चौंकाया आपको तो बताना, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। बड़ा कमजोर सा मसला दिखाई पड़ा है, थोड़ा सा और जोश आना चाहिए। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान, आपका जनरल नॉलेज बढ़ा रहा हूं, आपको हालात से बाखबर कर रहा हूं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान एक चार्टर्ड प्लेन था जिसमें आदरणीय मोदी जी चला करते थे, और उस प्लेन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था अडानी। आज उसका कर्जा इस तरह उतारा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आज एक बहुत बड़े अखबार के ग्रुप ने खुलासा किया है साहब, 100 लाख टन दाल जमाखोरी करके अडानी ने अपने गोदामों में छुपा रखी है। 100 लाख टन 30 रुपए में खरीद करके 220 रुपए में बेची जा रही है दाल। इस तरह कर्जे उतारे जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अच्छे दिन आएंगे साहब, अच्छे दिन आएंगे। मैं मिसरे पढ़ता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। मेरठ वालों, अपनी बेदारी का सबूत देना इन मिसरों पे। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। इधर के भी जो दोस्त हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि थोड़ा सा आपकी और शिरकत हो। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपसे कोई शिकायत नहीं।
बस डाइस के लोगों से थोड़ी शिकायत है। डाइस पे पीछे कुछ एक लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे मनरेगा के मजदूर बैठे हो। उनसे गुजारिश करूंगा कि भैया मुशायरे में बैठे हो, थोड़ा सा आप बेदार हो जाओगे तो मुशायरा अच्छा हो जाएगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। लहू की बात करता है, कफन की बात करता है। रेडियो पे बोल रहे हैं साहब। हमने एक बुजुर्ग आदमी से कहा कि साहब आजकल रेडियो पे बोल रहे हैं, इसके मायने क्या हैं? तो उसने कहा कि भैया सही वक्त में जब बीबी से कोई मन की बात नहीं करता तो उसे रेडियो पे करनी पड़ती है। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब। लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो। बहुत तीखी भाषा है ये शायरी की भाषा नहीं है, लेकिन क्या करें, जो कड़वाहटें घुली हुई हैं वो मिसरों में निकल के आ रही हैं। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। हमारी आंखें कैसा कैसा मंजर देख रही हैं, कैसा कैसा मंजर देख रही हैं। एक सूट है जिसकी बोली लग रही है नीलामी में, तो वो बोली 4 करोड़ से ज्यादा में जा रही है। 4 करोड़ से ज्यादा में बोली लग रही है। वहीं हमारी आंखें बेशर्मी का एक ऐसा मंजर और भी देख रही हैं कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं। सब चुप हैं साहब, मीडिया चुप है, राष्ट्रवादी चुप हैं, तथा कथित बड़े बड़े बुद्धिजीवी चुप हैं। तब कभी कभी लगता है कि चीख कर कहा जाए कि अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता, कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। ये तमाम वर्दियां जो हमारी आपकी आंखों में हैं, जिनके लिए दिल में एक एहतराम है, उन वर्दियों को जहन में रखिए और मेरे ये 4 मिसरे पढ़िए। वो शख्स, किससे शिकायत करूं ये करोड़ों में बिकने वाले सूट के लिए? नीलामी लग रही है साहब। मेरा मन करता है कि मैं गुजरात के उसी दलाल से गुफ्तगू करूं जिसने 4 करोड़ से ज्यादा में बोली लगा करके वो सूट खरीदा, क्योंकि उसे साहब ने उतारा था। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है। उन शहीदों को याद करते हुए सुनिएगा मेरे ये मिसरे कि सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूं और चाहता हूं कि दामन दुआओं से भर के भेजें आप। आज तो कुर्ते का दामन भी बहुत छोटा है, इसलिए जल्दी भर जाएगा। मैं पढ़ता हूं आखिरी 4 मिसरे और आपसे दुआ लेके विदा होता हूं। मैं लखनऊ था कल, शाहिद भाई भी थे। अखबारों में एक बड़ी बड़ी खबर छपी थी कि बाराबंकी से 100 से ज्यादा मासूम
औरतों से छेड़खानी और बलात्कार के आरोपी बाबा जी गिरफ्तार। तभी मेरे जहन में एक बयान कौंध गया। लखनऊ से ही 60-70 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर एक जिला है, वहां एक सांसद महोदय पाए जाते हैं। उन्हें हर दिन मुंह से उल्टी करने की आदत है। वो उल्टी इसलिए करते हैं ताकि अखबारों पर बिखर सके साहब। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं साक्षी महाराज जी की बात कर रहा हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, ठीक है साहब, आप देश की सबसे बड़ी अदालत की नुमाइंदगी करते हैं, संसद में बैठते हैं, आपको सियासत ने हक दिया है कि आप कुछ भी बोलें, लेकिन हमें जिस चीज पर नाज है, हमें जिस चीज पर फख्र है, इमरान गिनाता है 4 मिसरों में कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। ये जो टोपियां नजर आ रही हैं, मैं इनकी हिमायत नहीं बल्कि अपने ईमान की ताजगी और अपने ईमान की हरारत की बुनियाद पर यह बात कह रहा हूं। मैं जानता हूं ये इनकी भी बात है। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा जी 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 नहीं, मैं जा थोड़ा ही रहा था, मैं तो मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था कि आप सुनने के मूड में हैं या नहीं। आप सुनने के मूड में हैं, ये बात साबित हो चुकी है, और आप बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं। उधर जो दोस्त हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपस में लड़ने के बजाय प्यार से बैठ जाएं। ये काम तो देश की संसद और विधानसभाओं का है, आप मुशायरों में यह काम कब से शुरू कर दिया आप? हालांकि मुशायरों में शायरी भी ऐसी होने लगी तो क्या किया जाए, बैठा दीजिए। उनसे गुजारिश करता हूं कि उन्हें बैठा लिया जाए। कोई जो जिम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश है कि चाचा आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ। आइए मैं एक नज़्म आपकी अदालत में शुरू करता हूं। बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से आप सुन रहे हैं। एक नज़्म सुनाने की मेरी ख्वाहिश है, बस थोड़ी सी आपकी दाद और मिले, आपकी तालियां और मिले, क्योंकि आपकी दाद, आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो अच्छा रहेगा। हालांकि ये मेरठ है साहब, ये जल्दी न तो ताली देता है न तो गाली देता है, लेकिन देने पे आता है तो दोनों बहुत भरपूर देता है। मैंने ऐसा सुन रखा है। मैं शहर की मोहब्बतों को सलाम करता हूं, और दे भी क्यों ना। ये शहर वो शहर है जिसने मंजूर साहब की विरासत को देखा है, उनकी सियासत को देखा है, उनसे होते हुए शाहिद मंजूर साहब तक को देखा है। मैं उन सब को याद करते हुए, और इस शहर चूंकि दिल्ली के नजदीक है तो साहब बिजनेस से लेकर सियासत तक इस शहर के खून में बसा हुआ है। मैं सलाम करता हूं साहब, कितने समझदार लोग हैं कि ताली भी कई बार कहने पे बजाते हैं। वो पिछले दिनों एक दिल्ली वाला, एक मेरठ वाला और एक इलाहाबाद वाला 3 साथ में सफर कर रहे थे शाहिद भाई, आपस में बहस छिड़ गई कि जिंदगी को हम मस्ती से जीते हैं, पैसे जिंदगी में इंटरटेनमेंट के लिए हम खर्च करते हैं, ये बस साबित करो। दिल्ली वाले ने कहा मैं पहले साबित करता हूं। उसने 500 की नोट निकाली, उसको मोड़ करके जलाया, सिगरेट बना करके, और जला करके पीने लगा। बोला देखो लम्हा भर में 500 की सिगरेट पी गए। नंबर आया इलाहाबाद वाले का, उसने कहा सिर्फ 500। उसने 1000 रुपए की नोट निकाली, मोड़ करके उसको सिगरेट बनाया, सिगरेट बना करके जला के पीने लगा। अब दोनों पलट करके मेरठ वाले की तरफ देखने लगे कि बेटा 1000 से बड़ी तो नोट भी नहीं होती, अब क्या करेगा। लेकिन ये मेरठ है साहब, क्या बिजनेस है इस शहर के खून में। उसने लम्हा भर सोचा, उसने 1000 से बड़ी तो नोट भी नहीं होती। उसने एक लम्हा सोचा, फिर उसके दिमाग ने काम किया। उसने अपना ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाली, उसमें भरा 5 लाख, उसको मोड़ करके जला के सिगरेट पीने लगा साहब। ये तेवर है मेरठ का। तो मैं इस तेवर को सलाम करते हुए एक नज़्म आपकी अदालत में रखना चाहता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। एक नज़्म मुझे सुनानी है, वो मेरे ईमान से, मेरे यकीन से, मेरे दिल से जुड़ी हुई, मेरे जज्बात से जुड़ी हुई।
फिर एक नई नज्म आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, लेकिन पहले वो नज्म सुनाता हूं। इमरान प्रतापगढ़ी यहां अपनी आंखों में तमाम अच्छे अच्छे मंजर लेकर ही नहीं खड़ा है, उसकी आंखों में एक 18-19 साल की बेटी है जिसका नाम साजिदा है। मैं पिंड ऑफ साइलेंस चाहता हूं थोड़ी देर आप सारे दोस्तों का। जिसका नाम साजिदा है, जिसका दामन उसके अब्बू के खून से तरबतर है, महज एक अफवाह पर जिसके बाप को कूच कूच करके पत्थरों से मार दिया गया। वो मीडिया के सामने रोते हुए आकर के बस इतना कहती है कि मुझे इस देश की आवाम से, सिस्टम से, हुकूमतों से बस इतना कहना है कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस ना हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे। मैं उस बेटी की तरफ से एक नज्म आपकी अदालत में रखता हूं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, फ्रिज में बकरे का गोश्त था। अब ये नज्म शायद और लाजमी हो जाती है। मैं पढ़ता हूं उस बेटी की तरफ से ये नज्म, लेकिन जिस तरह अब तक आपने सुना है उसी तरह इस मोहब्बत से इस नज्म को भी सुनिएगा। पढ़ता हूं साहब। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है। टपकते लहू से भिगो करके दामन, टपकते लहू से भिगो करके दामन, ये अखलाक की साजिदा कह रही है कि भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। सियासत के मासूम चेहरे भी सुन ले। मैं इमरान प्रतापगढ़ी पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री नौजवान हैं, आवाम का दर्द महसूस करते हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल होते हैं, हादसों में पहुंचते हैं, मुआवजे बहुत बांटते हैं। लेकिन आज इस डाइस से मैं शाहिद साहब की मौजूदगी में और तमाम मेरठ की मौजूदगी में यह बात कहना चाहता हूं लखनऊ से कि आपका शुक्रिया, आप हमारे दुख दर्द में शामिल होते हैं और आप सच में हमारे दुख दर्द में शामिल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुआवजे नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि ऐसे हालात पैदा हो कि मुआवजे बांटने की नौबत ना आए। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, हम ऐसे हालात का इंतजार कर रहे हैं और आप चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बस आप अगर थोड़ा सा अपने आप को और बोल्ड बना लेंगे तो इंशाल्लाह सूबे में ऐसे हालात बन जाएंगे कि मुआवजे बांटने की नौबत नहीं आएगी। मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं साहब। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। सिया
सियासत के मासूम चेहरे भी सुन ले, वो राहुल से अखिलेश से कह रही है, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है, जो वो पाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब इस नज्म का, कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। जिस दिन का हादसा है उसके 3 दिन बाद जामिया यूनिवर्सिटी में मुशायरा था। केजरीवाल साहब मेहमान खुसूसी थे, मैं माइक पर था। जब ये मिसरे आए तो मेरे पीछे से एक शायर दोस्त ने कहा, इमरान यहां सोच समझ कर पढ़ना, यहां से आवाज उनके कान तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज उनके कान तक जाए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं, लेकिन यह सच है कि अजीब सी बेहिसी आ गई। हमने उम्मीदें भी लगा रखी हैं, तो किन से लगा रखी हैं? लातूर के तड़पते हुए प्यासे लोगों को जब ट्रेन में पानी भेजा जाता है तो पूरा देश खुश होता है कि केंद्र सरकार ने मदद करी, प्यासों को पानी पिलाने का काम किया। लेकिन सियासत की बेशर्मियां तब उजागर होती हैं जब 15 दिन बाद उसी पानी के लिए लातूर के कलेक्टर को 4 करोड़ रुपए का बिल भेज देती है सरकार। तब लगता है कि बेहिसी कहां तक आ गई है। तुफैल चतुर्वेदी कभी एक शेर कहता है कि बुलंदी का नशा सिमतों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। लेकिन कानून की देवी ने जो पट्टी बांधी थी वो तो और गहरी हुई ही है। इन दिनों सियासत ने भी अपनी आंखों पे एक बहुत मजबूत सी पट्टी बांध दी है। उसे दिल्ली से 38 किलोमीटर दूर खून नहीं दिखता, लाशें नहीं दिखती, लहू नहीं दिखता। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि छींक आने तक पे ट्वीट करने वाला इंसान, छींक आने तक पे ट्वीट करने वाला इंसान, आशा भोसले के बेटे के बर्थडे को मुबारकबाद देने वाला इंसान, न्यूजीलैंड के क्रिकेटरों की मौत पे दिन में 2 बार ट्वीट करने वाला इंसान, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को 72 दिन पहले जन्मदिन की मुबारकबाद देकर के ट्विटर पे अपनी फजीहत करवाने वाला इंसान, दिल्ली से 38 किलोमीटर दूर खून नहीं देखता, लाशें नहीं देखता, आंसू नहीं देखता। क्यों चुप है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मैं पढ़ता हूं, शायद मैं बहुत सरफिरा हूं या शायद मैं पागल हूं जो ये सच आपकी अदालत में रख रहा हूं, लेकिन किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। लोग मुझसे कहते हैं इमरान आपने ही ठेका ले रखा है क्या? आप ही क्यों? तब मैं उनसे कह देता हूं कि अगर यही सोच लिया होता चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, अशफाक उल्लाह खान ने कि मैं ही क्यों, तो देश आज काले अंग्रेजों का नहीं बल्कि गोरे अंग्रेजों का गुलाम होता। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। शायरी वारी एक किनारे, मेरी हिम्मत के लिए अगले चौथे मिसरे पे एक एक हाथ हवा में उठ जाए, तब मुझे लगेगा कि मैं जिनका दर्द गा रहा हूं वो लोग मेरे साथ खड़े हैं, मैं तन्हा नहीं हूं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, ये मोदी की खामोशियां कह रही है।
लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, ये है एक अभिशाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, 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 लौटा सकोगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं आऊं जाऊं आप शोर मचाएं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक नज्म अपने दिल की और सुनाऊं। बहुत वक्त है, मेरा ख्याल है मेरे पास सिर्फ नवाज भाई बचे हैं, तो आज अजान तो करवा के छोड़ी ही जाए इंशाल्लाह। अजान के वक्त ही मुशायरा बंद करना है ना, ऐसा शायद में ऐसा है। तो चलिए मैं थोड़ी देर एक आध नज्म और सुनाने की इजाजत मांगी। हाँ वो आखिर में पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले एक नज्म पढ़ता हूँ। मेरे दिल के बहुत करीब एक नज्म है, और यहाँ पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि पूरी दुनिया में पढ़ डाला मैंने, लेकिन मेरठ छूट गया है, और मेरठ छूट गया तो समझ लो फिर मामला अधूरा अधूरा है। मेरठ में नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा साहब, मेरठ वालों ने दाद नहीं दी तो फिर क्या पढ़ा। घर वापसी घर वापसी घर वापसी अभियान शुरू है साहब। अभियान यह है कि 5 लाख लेकर के चंद ठेकेदार घूम रहे हैं, और वो कहते हैं कि चच्चा ये 5 लाख रुपए लीजिए और हमारे घर वापस आ जाइए। रेट कार्ड छप गए हैं 2 लाख और 5 लाख के, रेट भी लगाया गया तो 5 लाख, बड़े कम में सौदा करना चाह रहे हैं लोग। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जो हमें ईमान से मुकरने की दावत दे रहे हैं 5 लाख दे करके, वो ये भूल जा रहे हैं कि दुनिया की सुपर पावर कंट्री में एक शख्स हुआ करता था जिसके पैरों की थिरकन पर दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी, लेकिन उस शख्स को कहीं सुकून नहीं मिलता था। तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा मुझे सुकून की तलाश है। चचेरे भाई ने कहा सुकून चाहता है तो कुरान पढ़। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब, के जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी वो शख्स सारा ग्लैमर छोड़ करके मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस ब्रायन लारा के बल्ले से निकले हुए रन दुनिया की आंखें चुंधियाते थे वो शख्स इस्लाम कबूल कर लेता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, पीछे तक आपकी तालियां बजें, कि जिस मुक्केबाज के खौफ से लोग रिंग छोड़ दिया करते थे वो माइक टायसन पिछले दिनों काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब, और अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोले मैं उन्हें भी कसम देते हुए बात कहता हूं कि कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में यार, कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष जाती है तो उन्हें वहां से सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो 2 जगह हैं मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। आप रेट भी लगा रहे हैं तो 5 लाख, एक तरफ लोग अरबों डॉलर ठुकरा करके ईमान में दाखिल हो रहे हैं और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख। इमरान एक नज्म पढ़ता है आपकी अदालत में, मेरी नज्म बगावत नहीं है, मेरी नज्म किसी को गाली नहीं है, मेरी नज्म मेरे दिल का दर्द है और बहुत मासूम सी जुबान में मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, जरा सुन के बता दीजिए आज मेरठ वालों, पूरे हिंदुस्तान ने पलकों पे बिठा के सुना है ये नज्म, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज मेरठ रिकॉर्ड तोड़े, सारे दुनिया से ज्यादा मोहब्बतों से आज मेरठ सुने। मेरा भी मन ये कह रहा है, मैं पढ़ता हूं साहब। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो,
हमारे मजहब को दहशतगर्दी से जोड़ने वालों, ये कहने वालों कि इस्लाम नाहक खून बहाने की इजाजत देता है, अरे जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी तक बहाने की इजाजत नहीं देता, वो खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? मैं पढ़ता हूं ये नज्म, हम तो उनके मानने वाले हैं साहब कि जिन पर रोज कूड़ा फेंका जाता था, लेकिन एक दिन कूड़ा नहीं फेंका गया तो उस बुढ़िया का हाल चाल लेने के लिए अल्लाह के रसूल उसके घर तक गए। हम उनके मानने वाले हैं साहब, हम उनके मानने वाले हैं। मैं मेरठ में खड़ा होकर के दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए, किसी भी तरह की दहशतगर्दी, वो किसी भी चेहरे में हो, और खास तौर से जो इस्लामिक चेहरा लगा करके दहशतगर्दी का चोला दुनिया की वर्ल्ड मीडिया आपको दिखाती है, मैं उनकी भी मजम्मत करता हूं, क्योंकि मैं एक बात मानता हूं कि जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाहू अकबर कह करके मासूमों का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज भी नहीं हो जाता। मैं मजम्मत करते हुए नज्म पढ़ता हूं साहब, और आपसे दुआएं मांगता हूं, पढ़ता हूं। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर। देखता हूं आपकी ईमान में जो हरारत पैदा होती है वो बदलती है शोर में, तालियों में, दुआओं में। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के आखिरी शहीद मुश्ताक अहमद तक जो बर्फ की चादर ओढ़ करके सियाचिन में सोया, उस तक इमरान के मिसरे अगर सच्चे हो तो बताना। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। आंख खोली शाहिद भाई, घुटनों के बल चलता था, सड़क पार करनी होती तो मेरे पड़ोस में सीताराम चाचा रहते थे, वो मेरी उंगली पकड़ करके मुझे सड़क पार करवाया करते थे। क्रिकेट खेलने जाते थे, गलतियां करते थे तो अब्बू से ज्यादा जो पड़ोस में भगवती चाचा थे उनकी डांट और उनकी मार पड़ती थी। हमने उस हिंदुस्तान में आंखें खोली हैं, ये कौन निकल आए हैं नफरतों की बातें करने वाले। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, ये सितम ही तो है साहब। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हमारे मोबाइल पर फोन आता है और हम जब जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि ये सितम ही तो है साहब, ये सितम ही तो है साहब। हम बोर्डिंग पास लेकर के सिक्योरिटी चेक में खड़े होते हैं, हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि ये सितम ही तो है साहब।
और ये सितम ही तो है साहब कि राज्यसभा के लिए 7 लोगों के नामांकन होते हैं तो उसमें एक भी हमारा नाम नहीं होता। ये सितम ही तो है साहब। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। कम से कम 1000 इमारतें गवाह है इमरान के इन मिसरों की कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। नजर उठा के देख लीजिए लखनऊ से दिल्ली तक, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं। आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। मैं 2 नाम गिनाता हूं। ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं साहब, अगर करा सके तो इन दोनों नामों की घर वापसी कराएं। पढ़ता हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या शहनवाज, मिसरे सच्चे हो तो चौथे मिसरे पे मुहर लगा देना। हो वो मुख्तार नकवी या शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। और मेरठ वालों, एक बहुत जिम्मेदारी भरी बात कह करके जा रहा हूं। इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। बहुत जिम्मेदारी भरी बात कहता हूं। इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारे लिए सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, क्योंकि इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर रात के 2:30 बजे जो वकील खड़े थे ना, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था, एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे हिंदू भाई थे। ऐसे चेहरों को ताकत दीजिए, ऐसे सेकुलर लोगों को मजबूत करिए। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले को सच में जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया उसका नाम तीस्ता सी तलवार है और वो मुसलमान नहीं है। ऐसे चेहरों को मजबूत करिए, ताकत दीजिए, सैल्यूट करिए, सैल्यूट करिए कुलदीप नैयर को, सैल्यूट करिए संजीव भट्ट को, जिसने गुजरात का सच बताने के लिए आईपीएस की नौकरी को ठोकर मारते हुए मोदी जी से कहा कि मोदी जी रखिए अपनी नौकरी, लेकिन हम सच बोलेंगे। सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, कितनी भी क्लीन चिटें दे दें एनआईए को तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहा जा रहा है आजकल। बुद्धिजीवी तबका आवाज उठा रहा है, बोलना पड़ेगा और बोलिए, बोलने का ही असर है। जरा सा इत्तेहाद दिखा है। मैं सलाम करूंगा मौलाना तौकीर रजा साहब को, जिन्होंने एक मुहिम शुरू करी, कोशिश शुरू करी कि वो वहां तक गए। जरा सा इत्तेहाद दिखा कि स्पेशल सेल ने जो 13 उठाए थे ना, उसमें से 10 को बाइज्जत छोड़ना पड़ा। ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में, यह इत्तेहाद है। इस इत्तेहाद को अगर थोड़ा सा और मजबूत कर लिया आपने ना, तो ये जो देश के सेकुलर लोग हैं और जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं एक साथ खड़े होंगे तो हुकूमतें झुकेंगी इंशाल्लाह। मैं आखिरी बंद पढ़ करके अपनी जगह लेता हूं।
सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, हो वो मुख्तार नकविया शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, इमरान बोल सकता है, इमरान कह सकता है, क्योंकि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा। कहा गया अवार्ड मिल गया तो जुबान खामोश हो जाएगी। ये अवार्ड मेरे चाहने वालों की वजह से मिला है। मैं न्यौछावर करता हूं आप पर, आपकी मोहब्बतों पर, क्योंकि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं पढ़ के जाता हूं और देखता हूं यहां से वहां तक, सच में इस बार मेरी नजर है आप पर, यहां से वहां तक एक एक हाथ को कसम है, मेरा तेवर, मेरा गुस्सा, मेरा जमीर, मेरी खुददारी और 800 सालों की तारीख आपकी इमरान के 2 मिसरों में अगर पिरो सका हो इमरान तो बता देना कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, बताना मेरठ वालों, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान है, हम मुसलमान। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ हाँ हाँ, मदरसा भी पढ़ दूंगा, फलस्तीन भी पढ़ दूंगा, जो जो फरमाइशें हैं आपकी सब पढ़ दूंगा, लेकिन आप जहां हैं वहां बैठ तो जाएं। आपसे गुजारिश करते हुए, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। वो दोस्त जो दूसरों की स्कूटर पर या मोटरसाइकिल पर बैठकर आए हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि जब तक वो मोटरसाइकिल वाला नहीं जाएगा तब तक तो आप जा नहीं पाएंगे। और दूसरी बात है कि रात के 3:15 बजे जा करके सोती हुई शेरनी को जगाने पे खतरे बहुत हैं, मार भी खा सकते हैं आप। तो बेहतर होगा कि आप, वो एक शाहिद भाई, एक शौहर अपनी बीवी को लेकर के गया गोलगप्पे खिलाने, तो 3 मिनट में उसने जब 25 गोलगप्पे खा लिए तो शौहर की तरफ देखने लगी कि और खाऊं, तो शौहर ने कहा खा ले नागिन, खा ले नागिन। तो उसने पत्तल वत्तल फेंक दिया, बोले मुझे नागिन कह रहे हो? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नागिन कैसे कह सकता हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि नागिन, खा ले, जितनी खा सकते है खा ले साहब। वो एक शायर और शायरा जोड़े वाले जो होते हैं ना, सो रहे थे रात में, एकाएक शौहर साहब की नजर खुली तो देखा कि शायरा जो है उनके पैर के पास नागिन फनकाड़ के बैठी हुई है। शायर साहब डर गए, बोले रे बाप रे नागिन। लेकिन फिर एकाएक ख्याल आया कि जिंदगी में बड़ा ऊबा हुआ हूं, चलो नागिन से काम ले लिया जाए। उन्होंने नागिन से कहा कि डस ले डस ले डस ले, सोई हुई है। तो उसने कहा चुप करो, ये तो हमारी उस्ताद है, मैं तो जहर रिचार्ज करवाने आई हुई। तो इस तरह के मसले हैं। तो आप घर जाएं रात के 3:15 बजे, बीबी से मार वार खा के फिर वापस लौटें, इससे बेहतर है इज्जत बचा के यहीं बैठे रहे थोड़ी देर, मुशायरे को और बेहतर बना दें। एक बार जोरदार ताली बजाएं, मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको। कभी सोचा है हमारे इस मुल्क की मोहब्बतों और मासूमियत भरी अवाम ने कि टीवी पर रोहित वेमुला चलता रहता है, टीवी पर जेएनयू चलता रहता है, कन्हैया चलता रहता है, इसी बीच में 1,25,000 करोड़ रुपया
साहब माफ कर देते हैं। कभी सोचा है आपने, कभी सोचा है आपने कि जिस एयरपोर्ट से कमला पसंद की पुड़िया तक नहीं ले जा सकते आप, वहां से इतना मोटा तगड़ा आसामी 9,000 करोड़ रुपया लेकर के लंदन भाग जाता है। कभी सोचा है आपने कि दिल्ली से महज 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर हरियाणा में 9,000 करोड़ रुपए 35,000 करोड़ रुपए की संपत्ति आंदोलन के नाम पे फूंक दी जाती है और साहब चुप रहते हैं। कैसा चौकीदार, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। मिला है कैसा चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। पंखा झलने में आप लगे हुए इसलिए दाद नहीं दे पा रहे, एक हाथ खाली है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप आह वाह करके तो दाद दे ही सकते हैं, ताली नहीं बजा सकते। मैं फिर से पढ़ता हूं ये नज़्म, नई सी नज़्म में आप नवाज देंगे तो पढ़ सकूंगा हर जगह। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। बंद पढ़ता हूं इसका कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा। एक साल में महाराष्ट्र में 3539 किसानों ने खुदकुशी की है, महज कुछ लाख रुपए का कर्ज ना अदा कर पाने की वजह से, और इधर 1,25,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया जा रहा है। आप सोचो कैसा चौकीदार है कि एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है। अब सच्चे लगे मुझे तो बताना, जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है। राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। राष्ट्र भक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। जो ये बातें कह दे वो हो जाएगा गद्दार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। महज एक बंद पढ़ना है मुझे एक नज्म के लिए। हसीब साहब बैठे हैं संभल से, उनका हुक्म है। इकबाल भाई आके गए संभल की नुमाइंदगी करते हुए। जेएनयू वाली नज्म के लिए मुझे हुक्म हो रहा है कि मैं वो नज्म आपकी अदालत में रख दूं। बहुत सारे दोस्तों ने नहीं सुनी होगी, कुछ सोशल मीडिया के दोस्तों ने शायद सुनी हो। जेएनयू और एएमयू पूरी जिम्मेदारी पढ़ूंगा ना, मैं नज्म सुनाता हूं साहब। मैं पिछले दिनों गया जेएनयू, कन्हैया के समर्थन में खड़ा हुआ। मैंने वहां खड़े होकर के एड ब्लॉक पे खड़े होकर के ये मिसरे पढ़े कि मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है, मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है, ये आजादी के नारों के गवैया से लड़ाई है। हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं,
इन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है, इन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है। क्यों हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, क्यों बर्बाद करना चाहते हैं वो? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी आपकी हिमायत में आवाजें उठती हैं वहां से, कश्मीर की हिमायत में आवाजें उठती हैं वहां से, कश्मीरियत की हिमायत में आवाजें उठती हैं, आम आदमी के दर्द में आवाजें उठती हैं। मैं नज्म पढ़ता हूं। एड ब्लॉक पे खड़ा था तो वहां एक जुमला लिखा था कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, मैंने उसी से नज्म बनाई, पढ़ता हूं, सुनेगा। के आजाद था आजाद है, आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा, आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा, आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा। जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा। एएमयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, आजाद था आजाद है। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि पोरस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे, पोरस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे। कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दे, कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दे। हम जुल्म के आगे न झुके हैं न झुकेंगे, ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दे, ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दे कि पहले भी रहा, पहले भी रहा है और तेरे बाद रहेगा। जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा। बहुत शुक्रिया। और आखिर में जाते जाते 4 मिसरे पढ़ के जाता हूं। ये अफरा तफरी का जो आलम है, जिन दोस्तों को निकलना है वो आहिस्ता से निकल जाएं। एक बार ताली बजाएं। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ करके आपसे विदा लेता हूं साहब। कि कोई बताए मुझे, कोई समझाए मुझे, रो रहा है दिल मेरा, कोई चुप कराए मुझे। 22 मई गुजरी है, हाशिमपुरा की बरसी। इमरान बस एक सवाल उछाल के जा रहा है, मेरठ में खड़ा हो, जो जहां खड़े हैं अगर खड़े रह सके तो वहीं खड़े रह ले। कोई बताए मुझे, कोई समझाए मुझे, रो रहा है दिल मेरा, कोई चुप कराए मुझे। 28 सालों का लंबा इंतजार है, कौन यहाँ कातिल है, कौन गुनहगार है। हाशिमपुरा की यही चीख है, पुकार है, आखिर उन लाशों का कौन जिम्मेदार है। कोई बताए मुझे, कोई समझाए मुझे, रो रहा है दिल मेरा, कोई चुप कराए मुझे। हाशिमपुरा की यही चीख है, पुकार है, 28 सालों का लंबा इंतजार है, कौन यहाँ कातिल है, कौन गुनहगार है, आखिर उन लाशों का कौन जिम्मेदार है। कोई बताए मुझे, कोई समझाए मुझे। और मेरठ वालों,
मेरी खुशबू संभाल कर रखना। जिला पंचायत सदस्य और मेरे बहुत प्यारे दोस्त नवाजिश साहब की तरफ से, हाजी जुल्फी साहब की तरफ से और राय साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त, पढ़ता हूं साहब कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूं मेरठ वालों, तेरे सीने से लग के रोया हूं, मेरे आंसू संभाल कर रखना। मोहतरम साथियों, तो मैं इस वक्त मौजूद हूं मेरठ शहर में। 1857 आज़ादी की पहली लड़ाई की जो चिंगारी थी इसी शहर से उठी। ये वही शहर है जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर को बल्ले देता है, जी हाँ बैट देता है, जिससे वो चौके और छक्के लगाते हैं। इसी शहर में जी हाँ मशहूर नौचंदी के मेले में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं और हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर देख पाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, मेरठ से।